Good morning students. I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. हम यहाँ कर रहे थे क्लास 12th की साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स एंड जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक किया था इट वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IQ स्कोर्स इन द पॉपुलेशन, राइट। और उसका जो ग्राफ था वो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझा दिया था. आई वॉज जस्ट सेइंग इन द लास्ट क्लास इन द एंड कि ये जो पोर्शन है इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी का इसके जो पार्टीशन थे वो मैंने नहीं बनाए थे एंड आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, तो वो मैं अभी बताऊंगी बट लेट मी समराइज इट कम्प्लीटली ताकि आपको ये एक बार दोबारा से कुछ अच्छे से समझ आ जाए. तो ये हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IQ स्कोर्स इन द पॉपुलेशन, जिसको कि जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ तो ये एक बेल शेप्ड कर्व या नॉर्मल कर्व की फॉर्म में आता है. ओके, तो इसको हमने इसमें IQ के स्कोर्स बेसिकली स्टडी किए थे कि किसी भी पॉपुलेशन में जब हम IQ के स्कोर्स को स्टडी करते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं पॉपुलेशन के अंदर तो वो कैसा आता है. तो ऑन एन एवरेज जो रहता है वो रहता है 90 से 110 के बीच, जहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी लाई करती है एंड ये पॉपुलेशन का 50% पार्ट होते हैं. इनकी इंटेलिजेंस जो होती है वो नॉर्मल होती है, राइट. एंड देन आते हैं हमारे हाई एवरेज और यू कैन से अबव एवरेज एंड लो एवरेज और बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, जो कि हाई एवरेज जो रहेगी उनका IQ लेवल रहेगा हमारा 110 से 120 तक का, right. And then they will come in high intelligence and their percentage will be 16.1% of the total population and इधर low average में भी 16.1% रहेगा. सिमिलरली हमारे आएंगे इधर सुपीरियर इंटेलिजेंस, उसके बाद एंड corresponding to that आएंगे बॉर्डर लाइन. ये क्या होते हैं वो मैं प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ एंड 6.7% इनका रहेगा, राइट. एंड इसको हमने ये भी कहा था कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही सिमेट्रिकल है. ओके, अब यहाँ पे आते हैं वेरी सुपीरियर या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनली टैलेंटेड, गॉड गिफ्टेड, वो हैं आपके 2.2% एंड इधर आते हैं आपके इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंट या मेंटली रिटार्डेड या मेंटली चैलेंज्ड एंड वो भी हैं 2.2%. ओके, एंड क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वेरी सिमिलर इन लाइक सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है लेफ्ट एंड राइट साइड. आप देखेंगे लो एवरेज 16.1, हाई एवरेज 16.1, बॉर्डर लाइन 6.7 एंड दिस इज ऑल्सो 6.7, then intellectual deficient 2.2 and very superior also 2.2. ओके, तो इतना हमने पिछली क्लास में कर लिया था, बल्कि ज़्यादा अच्छे से किया था. तो उसके लिए आप आई विल सजेस्ट कि पिछली वीडियो ही देखना. और आज कंटिन्यू करते हुए मैं बस इतना आपको बताना चाहूँगी कि जिसका IQ 70 से बिलो होता है तो वो आते हैं इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंट या मेंटली रिटार्डेड या मेंटली चैलेंज की कैटेगरी में, और वो होते हैं पूरे पॉपुलेशन का 2.2%. ओके, देन फर्दर ये जो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी है ये ऐसा नहीं है कि ये जो हमने बिलो 70 से बिलो जिसका भी IQ है उसको सबको एक साथ कैटेगराइज कर देंगे. ये बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका IQ लो होता है और उनको हम कुछ ट्रेनिंग दें तो वो अच्छा कर जाते हैं, डे टू डे लाइफ में सही कर जाते हैं. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि कांस्टेंट अटेंशन की, केयर की, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, राइट. तो इसलिए इसको जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एंड फर्स्ट इज़ योर माइल्ड रिटार्डेशन, और जिसकी की जो रेंज आती है वो आती है आपकी IQ जिसका 55 से लेके और ये इधर 69 तक होता है, राइट. 70 पे तो आपका बॉर्डर लाइन आ जाएगा, 70 से बिलो 69 शुरू हो गया, 69 से वो डिक्रीज करते करते 55 तक जो पहुंचता है उस IQ की रेंज वाले लोगों को कहेंगे कि दे हैव माइल्ड रिटार्डेशन. ओके, देन इज मॉडरेट रिटार्डेशन. अब मॉडरेट रिटार्डेशन ऑफ कोर्स फिर ये 54 से आएगा, 54 से लेके ये कहाँ तक जाएगा
आपका 40 तक, या फिर कह सकते हैं 40 से 54 तक की रेंज के जो पीपल होंगे, उनमें अगर उनका इतना IQ है तो दे आर हैविंग मॉडरेट रिटार्डेशन। एंड देन 25 से लेके 39 तक जिनका IQ है दे हैव सीवियर रिटार्डेशन। एंड फिर 25 से बिलो जो भी है, मतलब उनके IQ, तो दे आर हैविंग profound mental retardation। ओके, सो दिस इज इट। ये पोर्शन थोड़ा सा रह गया था पिछली क्लास में बताना, वो मैंने अभी आपको बता दिया है। एंड यू कैन जस्ट ऐड दिस पॉइंट इन द प्रीवियस क्लास। बाकी का जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IQ स्कोर से रिलेटेड है, आप प्लीज़ पिछली वीडियो को देखना, उसमें बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। एंड ये वाला जो पोर्शन है वो आप इस वीडियो से ले सकते हैं। सो फॉर योर रेफरेंस आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आई विल come to today's topic। Okay, I think it might be done, so I'm just clearing it now। ओके, तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएशंस ऑफ इंटेलिजेंस। वेरिएशंस ऑफ इंटेलिजेंस। अब ये इंटेलिजेंस की वेरिएशंस हमने अपने प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन में तो पढ़ी ही थी, राइट, कि कैसे कैसे वेरिएशंस है इंटेलिजेंस में। कहाँ कोई तो बिल्कुल ही लाइक लो IQ स्कोर का है, देन कोई एवरेज है, कोई उससे अबव एवरेज है, कोई बहुत सुपीरियर है इन इंटेलिजेंस, राइट। तो आपके ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया था कि डिफरेंस तो है, राइट, इंटेलिजेंस में वेरिएशंस तो हैं। लेकिन इस टॉपिक के अंदर आपका जो कवर्ड है वो बेसिकली कवर्ड है इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी एंड इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस, यानी कि जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स थे, 2.2% ऑफ द पॉपुलेशंस बोथ द साइड्स, दैट इज इंक्लूडेड हेयर। ओके, तो इसमें हम दो टॉपिक्स करने वाले हैं। फर्स्ट इज इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी and another one is intellectual giftedness। ओके, एंड इनको हम सेपरेट अलग अलग क्लास में ही करेंगे, इतना एक साथ करना पॉसिबल नहीं होगा, इट विल बी टू मच। तो आज हम करेंगे इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी के बारे में। ओके, तो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी हमने देखा है अभी पीछे जो मैंने आपको बताया कि उसमें जिसका भी IQ स्कोर लेस देन 70 होगा वो आएगा आपका इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी में। इट कुड बी कॉल्ड एज मेंटली रिटार्डेड और मेंटली चैलेंज्ड। एंड उनकी जो वेरिएशंस होती है वो भी among those category also you could see the variations in intelligence, right। and किसी को तो सपोर्ट की ज़रूरत से अगर हम ठीक करना चाहें या उसकी हेल्प करना चाहें तो उनकी लाइफ मैनेज हो जाती है। एंड किसी किसी को कंटिन्यूअस सपोर्ट, हर एक मोमेंट पे सपोर्ट की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू कैरी आउट देयर लाइफ। ओके, तो ये इस टाइप की वेरिएशंस हमें देखने को मिलेगी। एंड इसकी जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो दी हुई है वो हम स्टडी कर लेते हैं एक बार। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन आज हम ये वाला टॉपिक करेंगे, राइट। तो ये चल रहा है हमारा इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी यहाँ पे, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जो इसके डेफिनेशन दी थी वो दी थी
AAMD ने अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी, ओके, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी। और ये एकदम स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो फॉलो की जाती है इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी और साइकेट्री, यू कैन से, ठीक। तो इस डेफिनेशन को हम अभी स्टडी करेंगे। ये डेफिनेशन किस चीज की है? ये डेफिनेशन है मेंटल रिटार्डेशन की, मेंटल रिटार्डेशन, ओके। इसको आप MR कह के भी लिख सकते हैं, ID भी कह देते हैं इसको लोग, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी को। तो इन शॉर्ट टर्म्स का भी आप जो है ध्यान रखना कि what this stands for, okay. It is very normal to call them with these short forms also कि ID, MR, okay. तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है? एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो इन्होंने दी है वो ये है कि 0 से 18 साल के बीच में जो आपकी डेवलपमेंटल एज होती है, राइट, उस दौरान अगर किसी को जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो होती है, यानी कि अपने एज ग्रुप वालों के हिसाब से जो जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो अगर किसी की बिलो एवरेज है और सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज है, ओके, एंड साथ के साथ उसके जो बिहेवियर है, अडेप्टिव बिहेवियर, अपने एनवायरनमेंट को लेके उसके साथ डील करना इन अ वेरी नॉर्मल वे, जनरल चीज़ों में, राइट, तो उसको जो है मेंटल रिटार्डेशन है, ओके। यानी कि अगर 0 से 18 साल के बीच में ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि कोई इस एज ग्रुप का अगर है बंदा, बच्चा, और उसको एक डे टू डे लाइफ में जनरल अगर इंटेलेक्चुअल नॉर्म डेफिशिएंसी फील होती है, नॉर्मल बच्चों से बहुत कम उसकी जो है बिलो एवरेज से भी बहुत ज़्यादा उसकी अगर इश्यूज आते हैं और बिहेवियर में ये डिफ़िकल्टीज आती हैं अडेप्ट करने में अपने एनवायरनमेंट में, तो फिर उसको जो है मेंटल रिटार्डेशन है, ओके। अब इसी चीज़ को जो है हम फॉर्मली एक बारी लिख लेते हैं जो डेफिनेशन। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें बेसिकली 3 चीज़ें ही हैं, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर के बारे में इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के बारे में बात की है, अडेप्टिव बिहेवियर के बारे में बात की है, एंड बेसिकली एज ग्रुप के बारे में बात की कि 0 से 18 साल, ठीक है। तो ये 3 मेन चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है इस डेफिनेशन के लिए। एंड ये डेफिनेशन आप अपने वर्ड्स में मत लिखना, एज इट इज़ इसको समझना, याद करना एंड लिखना, ओके, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड डेफिनेशन एंड यू विल फाइंड इट एवरीवेयर as it is. It includes of these 3 things, okay. So significantly, the definition is significantly sub average. Sub average I told you means below average, okay. Significantly sub average general intellectual functioning, ठीक है। ये पहली बात आ गई जो हमने की कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो है, जो जनरल टाइप की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है, ये नहीं कि वेरी हाई कुछ पजल सॉल्व करने या कुछ ऐसा करना, नो, इट इज़ द डे टू डे लाइफ जनरल जो एक मेंटल एबिलिटी होती है किसी भी एज ग्रुप की अपने पीयर्स के साथ कंपैरिजन में, तो उस जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग की बात है यहाँ पे। दैट फंक्शनिंग सिग्निफिकेंटली सब एवरेज, वो जो जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो अगर बहुत ज़्यादा सब एवरेज से यानी कि बिलो एवरेज है, एंड एग्जिस्टिंग कनकरेंटली, साथ के साथ जो है एग्जिस्टिंग कनकरेंटली विद डेफिसिट्स इन अडेप्टिव बिहेवियर, with deficits in adaptive behavior, कि जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो तो
बिलो एवरेज से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कम है ही है, उसके साथ साथ जो अडेप्टिव बिहेवियर है, यानी कि डे टू डे लाइफ में इंडिपेंडेंटली अपने छोटे मोटे टास्क करना जो हम करते हैं और अपने एनवायरनमेंट के साथ डील करना, वो भी बहुत लो है, उसमें भी काफ़ी कमियां हैं, डेफिसिट्स हैं। ओके, एंड अब आती है तीसरी बात, एंड मैनिफेस्टेड, ओके, ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड। डेवलपमेंटल पीरियड, ओके, तो यही तीन बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं वो ही इस डेफिनेशन में हैं। सो देयर इज नथिंग न्यू इन दिस डेफिनेशन एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू लर्न इट। ठीक है, अब इसमें आपको अगर ये आता है तो आपको इस डेफिनेशन को लिखना है एंड देन यू हैव टू ऑल्सो टेल कि देयर आर 3 बेसिक फीचर्स ऑफ दिस डेफिनेशन। ठीक है, तो 3 बेसिक फीचर्स इसके क्या होंगे, यही जो ये डेफिनेशन है ये 3 से बनी है, 3 बेसिक फीचर्स, ये तीनों होना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस डेफिनेशन। ठीक, तो 3 बेसिक फीचर्स में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट होगा हमारा सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। ओके, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। ठीक, ये आ गया हमारा फर्स्ट फीचर। ओके, इसमें क्या आएगा कि जो नॉर्मल हमारा आईक्यू है, इसके डेफिनेशन में क्या आएगा कि इधर लिख देती हूँ मैं, फर्स्ट फीचर क्या आएगा जिसमें कि आपकी जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो सब एवरेज से काफ़ी कम है, और सब एवरेज से काफ़ी कम इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग हमारी क्या होएगी, इसका मतलब कि आईक्यू जो है वो लेस देन 70% है। ओके, सो आईक्यू इज लेस देन 7, so not percent, it is 70. ओके, IQ is less than 70. ये हो गया हमारा फर्स्ट फीचर। सेकेंड फीचर हमारा क्या होगा, बिहेवियर की बात आएगी, अडेप्टिव बिहेवियर की, राइट। तो सेकेंड फीचर होगा डेफिसिट्स इन अडेप्टिव बिहेवियर। ओके, ये आ गया आपका सेकेंड फीचर, राइट। अब अडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल टू be independent and deal effectively with the environment. Okay, be independent, I am writing just in the short form, and effectively deal with the environment. Okay, एंड अगेन लेट मी वेरी क्लियरली मेक दिस पॉइंट कि इसमें जो इंटेलेक्चुअल भी है आईक्यू, इसमें आप देखेंगे कि बिलो 70 ही एक्सपेक्टेशन है फॉर मेंटल रिटार्डेशन। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अगर आप जस्ट एवरेज भी हैं तो उसको कंसिडर कर लेंगे। नो, इट इज़ वेरी पर्टिकुलरली सेड कि बिलो एवरेज से सिग्निफिकेंटली बिलो है वो चीज़। ओके, तो IQ शुड बी लेस देन 70। बिहेवियर क्या है, इंडिपेंडेंटली बिहेवियर नहीं आपको देखने को मिलेगा एंड अपने एनवायरनमेंट से डील करना उनको नहीं आएगा। एंड इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं आती कि कोई एनवायरनमेंट में कुछ अगर डिज़ास्टर्स आ जाएं उनसे कैसे निपटे। नो, इट इज़ वेरी डे टू डे लाइफ ऑफ थिंग कि दिन में कैसे ही लोगों से बातचीत करनी है या कैसे उठना बैठना खाना पीना है। बहुत बेसिक चीज़ों का इसमें डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम जनरल एक्टिविटीज़ में काउंट करते हैं बेसिकली वो इसमें आएंगी। ओके, एंड देन थर्ड इज दैट इट इज़ मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड। सो ये बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान दें। डेवलपमेंटल पीरियड जो आता है वो आता है आपका 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज का, जनरली कंसिडर किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये है कि ये जो भी हैं दोनों चीज़ों की जो डेफिशिएंसी है वो आपको अगर देखने को मिल रही है इन बिटवीन द एज ऑफ 0 to 18 ईयर्स ऑफ एनी चाइल्ड, एनी पर्सन, उस दौरान अगर ये चीज़ें देखने को मिली हैं देन वेरी हाई प्रोबेबिलिटी इज़ दैट कि वो मेंटल रिटार्डेशन
हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है एंड इसी तरीके से आपको इसको समझना है, समझाना है। तो लेट मी अगेन रिवाइज इट फॉर यू कि मेंटल रिटार्डेशन जो होती है वो एक सिग्निफिकेंटली सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है किसी भी पर्सन की, यानी कि IQ लेस देन 70 होता है एंड उसकी जो अडेप्टिव बिहेवियर है उसमें भी काफ़ी डेफिशिएंसी होती है, यानी कि वो अपने डे टू डे लाइफ में इंडिपेंडेंटली बिहेव नहीं कर पाते हैं और उनको जो है अपने एनवायरनमेंट के साथ वो इफ़ेक्टिवली डील नहीं कर पाते हैं। ओके, कैन नॉट डील इफ़ेक्टिवली, कांट बी इंडिपेंडेंट, वी कैन राइट हेयर, कांट बी इंडिपेंडेंट एंड इफेक्टिवली डील विद द एनवायरनमेंट। एंड ये चीज़ें कब ऑब्जर्व करने को मिलती हैं? अगर मेंटल रिटार्डेशन है तो 0 से 18 ईयर्स की एज में, यानी कि डेवलपमेंटल पीरियड में किसी भी पर्सन के। ओके, सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एग्जिस्टिंग कॉन्करेंटली, साथ के साथ क्या होना चाहिए? डेफिशिएट इन एडेप्टिव बिहेवियर एंड manifested during the developmental period. Okay, so I hope this is very much clear to you now. And ये दी थी AAMD ने, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी, राइट? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम आगे स्टडी करेंगे। Okay, so I think it is done now and I'm just removing it all और हम आगे इसी टॉपिक में फर्दर और स्टडी करना है हमें अभी। ओके, तो आगे हमें जो स्टडी करना है वो बेसिकली हमने जो 4 टाइप की इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी की थी वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, तो 4 टाइप की हमने कौन कौन सी की थी? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये टाइप इधर आएगा, इधर आपका IQ का रेंज एंड इधर आप कुछ फीचर्स या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप बोल सकते हैं जो हम लिखेंगे। फीचर्स में भी यू कैन राइट या कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी आपको सही लगे वो वर्ड आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो है मेंटल रिटार्डेशन वो रहेगा माइल्ड। ओके, यानी कि जो 70 से जस्ट IQ जिसका 70 उससे जस्ट थोड़ा सा बिलो जो शुरू हो जाता है, और उसकी रेंज हमने देखी थी क्या थी? 55 to 69। ओके, 70 से जस्ट बिलो था। अब इस केस में क्या होता है, जिनको माइल्ड रिटार्डेशन होती है वो वैसे तो अपने सारे काम कर लेते हैं। ओके, एंड वो अपनी जॉब में भी परफॉर्म कर लेते हैं, फैमिली लाइफ में भी परफॉर्म कर लेते हैं, इन चीज़ों को वो हैंडल कर पाते हैं। लेकिन इट इज़ जस्ट दैट कि वो अपने पीयर्स के मुकाबले या उनके जो साथ के लोग हैं उनके मुकाबले में जो है वो थोड़ा सा स्लो होते हैं। ओके, सो दे आर जस्ट स्लोअर देन देयर peers, but they can function independently and they can perform in their job and family. Okay, so you can write here ki slower than the peers can work independently have jobs and families. They can perform or handle these things. Okay, these are the main points I am writing. आप
पूरे सेंटेंस में इसको बना के और अच्छे से डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं, बट दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। स्लोअर देन द पीयर्स होते हैं और अपने इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं, बस सब काम कर सकते हैं, बस इट इज जस्ट कि ये स्लो होते हैं एंड वो स्लोनेस जो होती है वो सिग्निफिकेंटली दिख जाती है करने में, ओके। देन आता है आपका मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होता है, अब 55 तक यहाँ कवर हो गया, तो नेक्स्ट आएगा आपका 40 to 54, जिनकी आईक्यू की रेंज होती है वो आते हैं आपके मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन में, ओके। और इसमें क्या होता है कि ये अपने पीयर्स से, अपने साथ वालों से थोड़ा सा लैग करते हैं लैंग्वेज के मामले में एंड मोटर स्किल्स के मामले में, ओके। मोटर स्किल्स क्या होती हैं कि जैसे जो हमारी माइंड एंड बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन होता है उससे रिलेटेड जो स्किल्स होती हैं उनको मोटर स्किल्स कहते हैं। जैसे कि आप जंपिंग, रनिंग, बैलेंसिंग द बॉडी ऑन वन फीट या इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी होती हैं तो उसको हम मोटर स्किल्स बोलते हैं, जिसमें कि आपकी बॉडी और माइंड का एक कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये जो लोग होते हैं जिनके अंदर मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन होती है, ये अपने पीयर्स यानी कि अपने सेम एज ग्रुप के बच्चों से दो चीज़ों में थोड़ा सा पीछे होते हैं। इन द लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी स्किल्स हैं, ग्रास्पिंग द लैंग्वेज, स्पीकिंग इट, उसको या फिर समझने में, इस टाइप की चीज़ों में जो हैं, अपनी बात कहने में, बोलने में, ये सब चीज़ों में इनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है एंड मोटर स्किल्स में डिफ़िकल्टी होती है एज़ कम्पेयर टू देयर पीयर्स, ओके। एंड इनको अगर थोड़े से ट्रेनिंग दी जाए सेल्फ केयर की या फिर सोशल स्किल्स की या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो ये अडेप्ट कर लेते हैं, अच्छे हो जाते हैं, अपनी इन चीज़ों में सुधार ले आते हैं। एंड इनको जो है सुपरविजन के मामले में मॉडरेट सुपरविजन की थोड़ी सी ज़रूरत होती है, यानी कि मॉडरेट किसी सेकंड हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर इनको सपोज मोटर स्किल से रिलेटेड कहीं इशू आ जाए, गिरने विरने का डर रहे या बोलते टाइम अपनी चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं जब तक कि इनको ट्रेनिंग मिल रही है उस टाइम तक, राइट, तो तब इनको थोड़ी सी एक सुपरविजन टाइप की आवश्यकता रहती है कि कोई इनको सुपरवाइज करता रहे कि एज सुन एज दे रिक्वायर सम हेल्प तो उनको दे दे, ताकि उनकी जो हिंड्रेंस है डे टू डे लाइफ में वो कम हो जाए, ओके। तो दिस इज ऑल फॉर दिस मॉडरेट। तो इसके क्या पॉइंट्स बने हमारे, दे लैग बिहाइंड फ्रॉम देयर पीयर्स इन लैंग्वेज एंड मोटर स्किल्स। सबसे पहला पॉइंट ये था हमारा, लैग बिहाइंड पीयर्स इन लैंग्वेज एंड मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल्स आप अगेन वही लिख सकते हैं, रनिंग, जंपिंग etc. Balancing the body, this is basically mind and body coordination, those type of activities, okay. And they can be given self-care, training on self-care, communication skills and social skills, okay, can be trained in self-care, social and communication skills, ओके। एंड लास्ट कि इनको एक मॉडरेट लेवल के सुपरविजन की जरूरत होती है, ओके। सो मॉडरेट डिग्री ऑफ सुपरविजन इन एवरीडे और डे टू डे टास्क, मॉडरेट डिग्री of supervision in daily tasks, ओके। तो ये हो गए हमारे वो पर्सन या वो चिल्ड्रन जिनका आईक्यू जो है 40 to 54 के बीच में है एंड उनको मॉडरेट जो है एमआर या मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी है, ओके।
अब आते हैं हमारे सीवियर वाले। सीवियर जो आते हैं, अब आप देखेंगे 40 तक यहाँ कवर हो गया, तो 39 से बिलो वाले जो शुरू हो जाएंगे, तो 25 से 39 तक के जो आते हैं वो आते हैं हमारे सीवियर मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में। ओके, और इस केस में जो आते हैं उनको क्या है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, वो अपनी डे टू डे लाइफ के जो टास्क हैं वो खुद से मैनेज नहीं कर पाते हैं, एंड उनको कॉन्स्टेंटली हेल्प चाहिए होती है थ्रू आउट द लाइफ। एंड या फिर ज़्यादातर आपने जैसे देखा होगा मे बी इन रियल लाइफ या फिर मूवीज़ में भी कि कुछ स्कूल्स भी होते हैं फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, या इस टाइप के जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे इन ग्रुप्स ये लोगों को जो है ग्रुप होम्स भी बोल देते हैं कई बार इन चीज़ों को। तो ग्रुप होम्स में ये लोग रह लेते हैं जहाँ पे मे बी एक ग्रुप में इनको ट्रेनिंग मिले तो ये कर जाते हैं अपनी लाइफ में चीज़ें, इतनी हेल्प भी इनको फिर भी सफिशिएंट रहती है कि एक ग्रुप में इनको हेल्प मिल रही है, राइट। सो दैट वे दे कैन बी हेल्प्ड इन डे टू डे लाइफ, बट दैट हैज़ टू बी लाइक थ्रू आउट द लाइफ। ठीक, तो इस टाइप की इनकी सिचुएशन हो जाती है कि इंडिपेंडेंटली बिल्कुल नहीं काम कर पाते हैं, एंड कांस्टेंट इनको हेल्प की ज़रूरत रहती है, सपोर्ट की ज़रूरत रहती है फॉर देयर एंटायर लाइफ, एंड बट दे कैन बी गिवन ट्रेनिंग्स और हेल्प इन ग्रुप होम्स। ठीक है, एंड देन आते हैं आपके प्रोफाउंड वाले। ठीक है, प्रोफाउंड और सीवियर में ये चीज़ तो कॉमन ही है, इसलिए मैं एक कॉमन तरीके से ही लिखूंगी इसको। तो आ गए आपके नेक्स्ट प्रोफाउंड। प्रोफाउंड में फिर आ जाएंगे कि आपके 25 से बिलो जितने भी हैं वो सारे आ जाएंगे प्रोफाउंड में। 25 से बिलो जिसका भी IQ है वो प्रोफाउंड में आ जाएगा। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि ये आपको बोर्ड भी वीडियो में नज़र आ रहा है कि नहीं इतना नीचे का, बट just after writing this, before ending the video, I will capture this complete inside the video only, so don't worry about that part. Let us understand what is profound mental retardation. Profound में भी सेम चीज़ आती है कि वो इंडिपेंडेंटली बिल्कुल भी नहीं काम कर पाते हैं, अपनी लाइफ को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा सकते इंडिपेंडेंट तरीके से, एंड उनको कॉन्स्टेंटली जो है हेल्प की, सपोर्ट की ज़रूरत रहती है थ्रू आउट देयर एंटायर लाइफ। ओके, एंड प्लस और क्या हो जाता है प्रोफाउंड में कि उनको कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी रहता है। ठीक है, ऑल्सो प्रोफाउंड के केस में जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी काफ़ी हाई हो जाता है। तो बेसिकली हेल्प तो थ्रू आउट दोनों के केस में चाहिए। प्रोफाउंड वाला आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा और जो है वर्स्ट एक सिनेरियो बन जाता है, यू कैन से। तो दोनों में ये चीज़ तो कॉमन है कि constant help is required, cannot function independently, okay, incapable of managing their life independently, incapable of managing life independently, and require support for their entire life. Okay, need constant care for their entire life, need constant care for entire life. Okay, and just थोड़ा सा जो डिफरेंस इनमें आप समझ सकते हैं, हालांकि आपकी बुक में इतना कुछ डिफ्रेंशिएट इसको करके नहीं दिया, सेम पॉइंट लिखा है, बट इट साउंड वेरी वियर्ड कि अगर हम इनको बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट ना करें तो थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया है, एंड आई विल जस्ट हाईलाइट द पॉइंट्स। सीवियर वाले के केस में जो है क्या होता है कि ग्रुप होम्स में इनको ट्रेनिंग, इनकी लाइफ को ट्रेन कर लेते हैं लोग, ग्रुप होम्स में ये चले जाते हैं ज़्यादा कई बारी, एंड वहाँ पे इनको जो है
कांस्टेंट हेल्प थ्रू आउट द लाइफ मिलती रहती है, इस टाइप से भी होता है। एंड जो प्रोफाउंड वाले होते हैं उनमें जो मेन पॉइंट आता है वो ये कि जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो ये कि इनमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होने की टेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा रहती है। इनफैक्ट यू कैन से कि होते ही होते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड मॉर्टेलिटी रेट भी जो है इनमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ओके हालांकि आपकी बुक में ये मेंशन नहीं है, बट व्हेन यू गो फॉर योर हायर स्टडीज देन यू विल स्टडी मोर अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो बट जस्ट मैंने ये आपको जो रेड से लिखा हुआ मैंने जस्ट आपको आपकी नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, ताकि आपको ऐसा फील ना आए कि सीवियर और प्रोफाउंड में अगर सेम ही पॉइंट है तो व्हाट इज़ द डिफरेंस लाइक अपार्ट फ्रॉम द IQ स्कोर। ओके तो ये था हमारा आज का, इसको भी मैं एक बार फटाफट से रिवाइज कर देती हूँ। हमने डेफिनेशन तो मेंटल रिटार्डेशन की कवर कर ली है जिसमें 3 फीचर्स थे। आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। और अब हम देखते हैं कि जो 4 टाइप के हमारे इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी है वो कैसे कैसे होती है। तो फर्स्ट होती है माइल्ड, जिसमें कि आपकी IQ की रेंज रहती है 55 to 69 का IQ स्कोर। एंड इसमें जो बच्चे आते हैं वो स्लो होते हैं जस्ट अपनी डे टू डे लाइफ में अपने पीयर्स के मुकाबले, अपने साथ वाले बच्चों के मुकाबले, लेकिन वो अपने काम इंडिपेंडेंटली कर जाते हैं, अपने एनवायरनमेंट के साथ डील कर जाते हैं, अच्छी जॉब भी कर लेते हैं, फैमिली भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। इट इज़ जस्ट दैट कि वो अपने साथ वालों के मुकाबले थोड़े से स्लो रहते हैं। Okay, and that slowness is like quite visible. Then आते हैं मॉडरेट। मॉडरेट वाले जो होते हैं उनका IQ स्कोर रहता है इन बिटवीन 40 to 54। और ये जो होते हैं ये अपने साथ वाले बच्चों से लैंग्वेज में और मोटर स्किल्स में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। मोटर स्किल्स में आते हैं आपके माइंड एंड बॉडी के कोऑर्डिनेशन वाली चीज़ें, एक्टिविटीज़ जैसे कि रनिंग, स्किपिंग, बैलेंसिंग द बॉडी ऑन 1 feet, जंपिंग, ऑल दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। ओके एंड लेकिन इनको अगर ट्रेनिंग दी जाए सेल्फ केयर की, सोशल स्किल्स की, कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो फिर ये अपने ट्रैक पे आ सकते हैं, ये अपनी लाइफ को जो है मैनेज कर पाएंगे। एंड देन मॉडरेट डिग्री ऑफ सुपरविजन इज रिक्वायर्ड इन देयर डेली टास्क। सो इन केस अगर ये सफ़र कर रहे हैं, इस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं एंड दे आर नॉट येट ट्रेन्ड, तो इनको जो है डेली के जो लाइफ के टास्क हैं उनमें एक मॉडरेट लेवल की सुपरविजन की ज़रूरत है, राइट। एंड उसके बाद आते हैं आपके सीवियर, जो उनका IQ स्कोर होता है 25 से 39। और प्रोफाउंड जिनका कि प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन जिनका कि IQ स्कोर जाता है बिलो 25। ओके ये बोथ ही टाइप के जो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी होती हैं, इसमें जो बच्चे होते हैं, पर्सन्स होते हैं, वो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली मैनेज कर पाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होते हैं। दे आर नॉट कैपेबल इनफ टू डू दैट एंड कॉन्स्टेंटली उनको एंटायर लाइफ के लिए अपनी केयर करने के लिए, अपने आप को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। ओके एंड जो लिटिल डिफरेंस, दैट एक्स्ट्रा पॉइंट आई गेव यू इज़ दैट कि जो सीवियर इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी वाले केस होते हैं वो जनरली ग्रुप होम्स में भी रह लेते हैं, कि ग्रुप्स में भी ट्रेनिंग्स उनको दे देते हैं। और जो प्रोफाउंड वाले होते हैं उनमें जनरली कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी पाया जाता है जस्ट अपार्ट फ्रॉम दिस IQ स्कोर। एंड मॉर्टेलिटी रेट भी जो होता है वो काफ़ी हाई रहता है इनमें। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं देख लूँगी अगर ये पूरा पिक्चर में नहीं आ रहा होगा, वीडियो में नहीं आ रहा होगा, तो आई विल एडजस्ट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। आई होप आपको ये समझ आया है, क्लियर हुआ है। इफ़ यस देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, गिव मी some of your views in the comment section and see you in next class. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसका दूसरा पार्ट विच इज़ इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।